तो एक दिन मैं अपने पापा के पास गया, मैंने कहा पापा मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। कहते तू और कॉमेडियन, बेटे तू बैंड में झंझुने बजाए करेगा। लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ में माइक दिया तो मेरे हाथ और पैर दोनों कांप रहे थे और आवाज़ भी। उन्होंने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया था, मैं 2.5 मिनट पूरे नहीं कर पाया। मैंने माइक रखा और हाथ जोड़ लिए। तो मेरे पास 20-25 रुपए होते थे। मैं 10 रुपए का दूध और 10 रुपए के चावल लाता तो उन्होंने बना के खाता था। और मैं 3 महीने में ऐसा डिप्रेशन में चला गया कि मुझे साफ पता चलता था कि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरी लाइफ का मुझे पहला शो मिला, मैंने परफॉर्म कर रहा हूँ, शेखर जी और अर्चना जी, उन दोनों को मजा आ रहा है। अचानक से पीछे से आवाज आई कट। वो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। जोश टॉक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विभोर चौधरी है। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे देखा हो या लाइव शो में देखा हो, और जिन लोगों ने नहीं देखा उन्होंने इस देश के सबसे बड़े कॉमेडियन कपिल शर्मा को जरूर देखा होगा। जी हाँ, मैं उनके शो का राइटर भी हूँ। और किस तरह मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से निकल के कपिल शर्मा शो के तक पहुंचना ये कोई आसान चीज नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत ही साधारण से ट्रक ड्राइवर थे। ट्रक ड्राइवर का बेटा होना, एक निम्न परिवार में पैदा होना, वो भी खासकर वेस्टर्न यूपी के जाट फैमिली में, और इंडस्ट्री में जाने का सपना देखना, वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो मेरी यात्रा क्या रही, मैंने सपना छोटा नहीं देखा। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि सपने छोटे मत देखो। अगर आप छोटा सपना देखेंगे आपको छोटा मिलेगा, जितना बड़ा सपना देखेंगे उतना बड़ा मिलेगा। तो हुआ क्या, जैसा कि मैंने बताया, मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर थे, तो जो भी हमारी आजीविका थी, जो भी खर्चा था, वो बाहर से चलता था। एक्चुअली कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मैं 8वीं क्लास में था। मेरे पापा बीमार हुए और बहुत जबरदस्त बीमार हुए। उनको अचानक सांस में प्रॉब्लम, हार्ट में उनकी प्रॉब्लम, और वो एकदम चारपाई पे टिक गए। वो किसी काम करने लायक नहीं रहे, मतलब इवन उनके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। तो फिर हुआ क्या, मम्मी ने घर वालों से हेल्प मांगी कि भाई आप हेल्प कर दीजिए। तो घर वालों का जवाब ये था कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी थोड़ा ही ना है, इनकी पढ़ाई छुड़ाओ प्राइवेट से और सरकारी स्कूल में इनको भेजा जाए। लेकिन मेरी मम्मी को पता नहीं क्या जुनून था, वो कहती थी नहीं पढ़ाई नहीं छुड़ाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा सुन इधर आ, और मैं कुछ बर्तन दे रही हूँ, इनको मार्केट में बेचा। तो मुझे लगा ये कोई फिल्म का सीन चल रहा है उस वक्त भी कि यार ये बड़ी ट्रेजेडी है, मेरी माँ बर्तन बेचने के लिए मुझे कह रही है मैं जा रहा हूँ, ये मेरी फिल्म की कहानी बन रही है। और पता नहीं मैं दुखी नहीं होता था। बचपन से मैं बड़ा फिल्मी आदमी था, हर सिचुएशन को फिल्मी, कि अच्छा यार ये चीज हो रही है तो ये जरूर कुछ ना कुछ कहानी बन रही है मेरी जिंदगी की। मुझे नहीं पता था, मैं 8वीं क्लास में था, बट पता नहीं क्यों लगता था कि कहानी बन रही है। खैर मैंने बर्तन बेचे, लेकिन बर्तन बेचने से भी काम नहीं हुआ। पापा ठीक नहीं हुए, तो कुछ टाइम उनका इलाज चला, लेकिन हमारी हालत फिर भी खस्ता ही थी। खैर पापा को थोड़ा आराम मिला तो उन्होंने काम फिर से करना शुरू कर दिया। तो ये कहानी चली। तो चलते चलते अभी भी हमारे परिवार की कोई हालत ठीक नहीं थी, और कभी पापा काम करते थे, कभी नहीं करते थे। तो हम क्या करते थे, इससे उधार लेके उसका चुका दिया, उससे उधार लेके इसका चुका दिया, यही घूम रहा था। किसको क्या करना है कुछ नहीं पता था, लाइफ में ना जीवन में कुछ नहीं पता था, कहाँ गाड़ी जा रही है। मेरा छोटा भाई बहुत छोटा था, बड़ी बहन थी, तो उस हिसाब से मैं बड़ा था जो जिसको कमाना था, और मेरी इतनी उम्र नहीं थी। खैर 2005 में एक टर्निंग पॉइंट आया कि टीवी पे एक प्रोग्राम आया, इंडियाज लाफ्टर चैलेंज। उसमें सुनील पाल साहब विनर बने थे। हमने उसको देखा और हमें लगा कि यार यही तो करना है लाइफ में। तो स्टैंड अप कॉमेडी पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई कि भाई हमें यही करना है, क्योंकि सब दोस्त ये कहते थे कि यार तू बड़े अच्छे बातें सुनाता है, किस्से सुनाता है, जोक सुनाता है। तो मुझे क्लियर हो गया कि मुझे यही करना है। तो एक दिन मैं अपने पापा के पास गया, मैंने कहा पापा मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूं। तो आपको पता ही हिंदुस्तान का बाप जो है अपनी औलाद को अंडरएस्टिमेट करता है। तो उन्होंने मेरी तरफ बड़ी तिरछी निगाह से देखा, जैसे मैंने कोई जलील हरकत कर दी हो। कहते क्या कहना है, मैंने कहा जी मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूं। कहते तू और कॉमेडियन, बेटे तू बैंड में झंझुने बजाए करेगा। अब सोचो, सबके बाप अंडरएस्टिमेट करते हैं, लेकिन मेरा बाप इतना ज्यादा करता था कि बैंड में भी सबसे जूनियर पोजीशन, क्योंकि झंझुने बजाने वाले की ना तो कोई इज्जत है ना कोई वक्त है। वो पहला ऐसा बंदा है बैंड का मेंबर जिसके पैसे कटते हैं। वो घर से 2 झंझुने लेके आता है, कोई भी शराबी आता है उसका झंझुना पकड़ के फेंक देता है। सब पैसे लूटते हैं, वहां बेचारा वो झंझुने बजाने में ही रहता है। तो वो कोई इज्जत कुछ नहीं। वो कहते थे तू तो भांड बनेगा, नाम डूबेगा खानदान का। मैंने कहा हाँ भाई, हम तो चंद्रगुप्त मौर्य की संतान है जो नाम डूब जाएगा। अब लेकिन उनको भी नहीं पता था। अब उनको ये लगता था कि सीधी सच्ची नौकरी करो यार। वो तो मुझे मिस्त्री बनाना चाहते थे, मैं सच बताऊं। वो कहते थे तू ट्रक का मिस्त्री बन जा, रोज कमाएगा, ट्रक बहुत आते हैं। मैंने कहा पिताजी मुझे नहीं जाना इस लाइन में। खैर कट्टू 2005 के बाद 6-7 में मैंने मेरी ग्रेजुएशन करी, और उसके बाद ये लगा कि अब क्या करूं, नौकरी तो मुझे करनी नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था लाइफ में क्या करना। फिल्मों का शौक था, तो मैं हापुड़ में एक सिनेमा घर में एज ए टिकट चेकर की नौकरी करने लगा। वहां भी 3032 रुपए तनख्वाह थी, और फिल्में देखता था 4 शो दिन के। एक बार वहां कुछ बात हुई, झगड़ा हुआ, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया।
खैर कोई बात नहीं, मैंने पास में एक ऑफिस ज्वाइन करा, तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा तेरा काम है सिर्फ फाइल पकड़ानी है और कुछ नहीं करना। मैंने कहा जी ठीक है, तो बड़ा अच्छा काम है। एक दिन उन्होंने मुझे कहा विभोर जाओ चाय लेके आओ। तो मैंने उनकी तरफ देखा, फिर अपने आप की तरफ देखा, मैंने कहा यार चाय पिलाने तो नहीं आया था मैं यहाँ। तो मैं वहां से निकल गया, मैंने कहा चाय नहीं पिलाऊंगा, मैं करूंगा क्या वो नहीं पता था। लेकिन मैं घर आया जोश में। उसके बाद घर आने के बाद मैंने मेरे घर की हालत देखी, पता चला कि यहाँ हालत और भी खराब है, इससे अच्छा मैं वहीं था, चाय पिला लेता तो ज्यादा बेहतर रहता। तो इन्होंने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि तुम घर के बड़े लड़के हो, तुम कुछ काम करो। मैंने इनको कहा मुझे मुंबई आना, हीरो बनना है। तो मेरी माँ ने वो इमोशनल डायलॉग मारा कि तुम घर के बड़े बेटे हो, आज हमें तुम्हारी जरूरत है, तो तुम्हें अपने सपने याद आ रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए कितने सपने कुर्बान करे। तो उन्होंने मुझे इमोशनली लपेट लिया और मैं भी उनकी बातों में आ गया, जो कि आ जाना चाहिए माँ बाप की बात में कभी कभी। हाँ, वो हमेशा बुरे नहीं होते, तो ये बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। 2008 में मैं पुणे चला गया, मैंने 2 साल वहां नौकरी करी, फिर वापस आ गया, मैं रुद्रपुर चला गया। तो 2008 से 2012 के बीच मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनियों में अलग अलग काम किया, जहां ट्रांसपोर्ट जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, लॉजिस्टिक्स वगैरह, इसमें काम करा। 2012 में जब मेरे घर के कर्जा चुकता हो गए, घर बन गया, बहन की शादी होगी, मैंने अपने घर वालों से हाथ जोड़ के कहा कि अब तो प्रभु मुझे जाने दो मुंबई। तो घर वालों ने, जैसा कि हमेशा वो करते हैं, उनको लगता है कि बच्चों की शादी कर दो तो बच्चे बड़े जिम्मेदार हो जाएंगे, ये इतने जिम्मेदार हो जाएंगे कल को राष्ट्रपति की शपथ ना ले लें। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि घर वालों को लगता है इसकी शादी कर दो। जब माँ बाप के काबू में नहीं आते आप, वो समझते हैं कि हाँ अब ये बीवी के काबू में ही आएगा, तो अक्सर कर देते हैं। और अगर आप शादी के लिए नहीं मानो तो वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, नकली हार्ट अटैक के बहाने करेंगे। तो मेरे पिताजी ने वही कार्ड खेला था मेरी बहन के टाइम। पहला नकली हार्ट अटैक आया मेरे पिताजी को, तो बहन की शादी कर दी। दूसरा नकली हार्ट अटैक आया तो मेरी शादी कर दी। फिर जब तीसरा नकली हार्ट अटैक आया, छोटे भाई की शादी कर दी। आज हम तीनों बहन भाइयों के बच्चे हैं, लेकिन उस जालिम को जुकाम नहीं हुआ। खैर ये सब मजाक की बात थी, भगवान करे वो लंबी आयु रहे, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2012 में मेरी भी शादी हो चुकी थी। अब 2012 में शादी हुई तो 2013 में 2 जुड़वा बच्चे हो गए, और मेरे लिए जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से। मुझे लगा गुरु शादी तो मैं फिर भी एडजस्ट कर लेता, 2 बच्चे, और अभी उम्र थी मेरी सिर्फ 23 साल। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत गलत हो गया। मुझे लगा मेरी जिंदगी लुट गई, जिंदगी बर्बाद होगी, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे सपने गए। और जब आपका सपना टूटता है ना, तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी खत्म है। आपको फिर ना घर दिखता ना परिवार दिखता, क्योंकि सपने आपके इतने बड़े होते हैं, सपनों से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन गोपाल दास नीरज जी ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही है कि एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर एक सपना टूट जाए तो दूसरा क्या तैयार है। दूसरा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्लान बी रखो, मैंने कभी प्लान बी नहीं रखा। खैर बात पर लौटते हैं। तो जब मैं शराब पीता था रात दिन, मैं ऑफिस से आता था और शराब पीता था, तो मैं रोज पीता था और बेहोश होने की हालत तक पीता था। और लैपटॉप खुला रहता था, उसमें स्टैंड अप कॉमेडी चल रही, राजू श्रीवास्तव की, उनका बड़ा फैन था मैं। तो चल रही है। तो वाइफ ने कुछ टाइम बाद पूछ ही लिया कि यार आप मतलब मुझसे नाराज हैं या मुझसे कोई गलती होगी जो आप शराब पीते हैं। मैंने कहा नहीं यार, तुम्हारी वजह से नहीं पीता हूँ, इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरा सपना टूट चुका है, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कोशिश करके देखो, जब आपको कॉमेडी करनी है तो आप करो, आप सैटरडे संडे फ्री रहते हो। तो मैंने कहा यार ये कह तो बात सही रही है। फिर से मैंने दोबारा रिवाइव करा, मैंने लोगों से संपर्क जोड़ना शुरू करा। तो मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिनका फरीदाबाद में ग्रुप था और वो स्टैंड अप कॉमेडी या एक्टिंग वगैरह ये सब करते थे। तो उनमें एक मैं नाम खासतौर पे लेना चाहूंगा, सोमनाथ कर्माकर जी। तो मैं उनसे मिला। अब जब फर्स्ट टाइम मिला मैंने कहा यार इस आदमी को कहीं देखा है मैंने कहा आप लाफ्टर चैलेंज 3 में थे क्या, जो 2007 में आया था, जिसके कपिल शर्मा विनर थे? बोले हाँ मैं उसमें भी था और 2008 वाले में भी था। मैंने कहा भाई मैं तो आपसे मिल लिया, मैं तो धन्य हो गया। तो उस दिन जब वहां मिला तो उससे पहले मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सिर्फ स्टेज नहीं मिल रही, अदरवाइज मैं तो फाड़ दूंगा भाई, आग लगा दूंगा मैं। हर आदमी को ये होता है, मुझे भी था कि मैं तो आग ही लगा दूंगा, पता नहीं मैं तो क्या ही हूं, क्या ही कर दूंगा। लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ में माइक दिया तो मेरे हाथ और पैर दोनों कांप रहे थे और आवाज भी। उन्होंने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया था, मैं 2.5 मिनट पूरे नहीं कर पाया। मैंने माइक रखा और हाथ जोड़ लिए कि मुझसे नहीं होगा। और मुझे ये रियलाइज हुआ सडनली कि यार अभी तक तो मेरे घर वाले कह रहे थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, बाहर वालों ने मुझे रिजेक्ट करा था, अब मुझे लगने लगा था कि यार सच में हो पाएगा ही नहीं। अभी तक तो मैं इन लोगों से लड़ रहा था, लेकिन अब लड़ाई मेरी अपने आप से शुरू हो चुकी थी कि क्या मेरे अंदर वो बात है भी या नहीं, या मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि करना है तो ये करना है, और अगर इसको करना है तो इसका कोई रास्ता जरूर होगा।
क्योंकि हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता है। तो मुझे पता चला कि भाई राइटिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बोलने के लिए मटेरियल चाहिए। अब मैंने राइटिंग का कभी डब्लू नहीं, हमने स्कूल कॉलेज में नहीं लिखा कभी, तो यहाँ क्या लिखते। तो मुझे पता चला कि भाई मटेरियल आपको लिखना होगा। मैंने 2.5 साल लगातार लिखा, बहुत सारे शोज के स्पूफ लिखे। इंटरनेट तब तक आ चुका था 2014 में, तो कई सारे वीडियो वायरल हुए वहां से। तो 2.5 साल लिखता रहा और अपनी नौकरी करता रहा। फिर आते हैं 2017 में। 2017 में एक शो बना टीवी के लिए। मुझे कॉल आया कि भाई एक टीवी शो बन रहा है स्टैंड अप कॉमेडी का, आप करेंगे क्या। मतलब मैं तो ऐसा हो गया कि यार जिस चीज के लिए जी रहा था अब तक, अब मिलेगी जाके वो। तो मैंने उनसे कहा सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। कह रहे नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने मेरा कंटेंट बड़ा पसंद आया, और अभी भी मेरे दिमाग में है कि मैं तो फाड़ दूंगा यार, मैं तो ये कर दूंगा। जैसे ही मैं स्टेज पे पहुंचा, सामने सुनील पाल और राजीव ठाकुर जी, मैं स्टेज पे पहुंचा, मैंने बोलना शुरू करा। अब पंचेस तो आ रहे हैं, लाफ्टर भी आ रहा है उधर से, ऑडियंस का भी, जजेस का भी, लेकिन 1.5-2 मिनट बाद गला सूखना शुरू हो गया। और 2.5-3 मिनट बाद ऐसा हो गया कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। अब मैं स्टेज पे रुका और मुझे रियलाइज हो चुका था अंदर कि गुरु मुझसे ये चीज हो ही नहीं पाएगी, ये सिर्फ मुझे लगती है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा ऐसे। और एक बार फिर मैंने मेरा सपना आंखों के सामने टूटता हुआ देखा। मैंने कहा ये मुझे भगाएंगे यहां से बेइज्जती करके। लेकिन राजीव ठाकुर जी उठ के आए, और उसके लिए मैं आज तक उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे आके गले लगाया, और पंजाबी आदमी तो गाली दे के समझाया कि कभी भी स्टेज पे सॉरी नहीं बोलना, क्योंकि मैंने सॉरी बोल दिया था, गिव अप कर दिया था कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मेरा गला सूख चुका है बिल्कुल। तो खैर उन्होंने आके मुझे गले लगाया, समझाया कि स्टेज पे सॉरी नहीं बोलना, जब तुम हो तो तुम ही हो यहाँ, और तुम यहाँ खड़े हो तो इसका मतलब तुम डिजर्व करते हो। मैंने सोचा जब यार ये मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो मैं भी कुछ करूं। तो फिर मैंने वहां से जो वापस उठा और एंड तक एक्ट को लेके गया, तो उसके बाद ताली वाली बजी, अच्छे नंबर मिले। तो 2-3 एपिसोड मैंने उस प्रोग्राम के करे। मैं गया था कि यार मुझे जीतना नहीं है, मुझे सीखना है, और मैंने उस शो से भी बहुत सीखा। और दिमाग में अभी भी एक फितूर था, जो गलत फहमी थी। आपको हमेशा लगता है कि ये हो जाए तो मंजिल मिल जाए, ये हो जाए तो बात बन जाए। आपने सपना वो वाला देखा है जिसकी सीढ़ियां आपको बहुत सारी हैं, आपको ये नहीं पता उस सीढ़ी में कितने डंडे हैं, 1000 हैं, 100 हैं, कितने हैं, आपको नहीं पता ये चीज। और हमें ये लग रहा था कि एक बार टीवी पे दिख जाए फिर तो शोज मिलने लगेंगे। खैर ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होगी। 5 जनवरी 2017 को शो आया, और आने के बाद टीवी पे मैं पहली बार दिखा, मेरे घर वाले खुश, मैं भी खुश, और मुझे ये लगा कि अब लाइफ सेट है, अब लाइव शोज मिलने लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से एक बार मेरा जो था, जो मैंने सोचा था वो चला गया। तो लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये था कि टीवी पे आ चुका मेरा शो, अब मुझे लोग बुलाएंगे। अब 3 महीने हो चुके, कोई मुझे फोन नहीं आया, सिंगल फोन। अब मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि यार मैं तो टीवी पे भी आ चुका, लोग बुला क्यों नहीं रहे हैं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो अपना शो बना है वो तो दूरदर्शन पे आया है, और दूरदर्शन देखने वाले लोग कहाँ हैं 2017 में। तो लोगों ने बुलाया नहीं, और इसी चक्कर में मैं 3 महीने डिप्रेशन में चला गया। मैं दिल्ली की एक बड़ी छोटी सी जगह 3000 रुपए के रूम में, अंधेरे कमरे में रहता था, 2500 रुपए का रूम था। मेरे बच्चे मैंने गांव में छोड़ दिए थे। मैंने कहा यार मैं अपने संघर्ष में इनको स्ट्रगल नहीं करने दूंगा कि भाई ये क्यों मेरी वजह से वो करे। बेचारे ने, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर लिया था, मेरी वाइफ ने। तो मेरे पास 20-25 रुपए होते थे, मैं 10 रुपए का दूध और 10 रुपए के चावल लाता था, उन्होंने बना के खाता था। और मैं 3 महीने में ऐसा डिप्रेशन में चला गया कि मुझे साफ पता चलता था कि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने सोचा गुरु अगर सपना पूरा करना है तो जिंदा रहना जरूरी है। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने दवाई ली, उन्होंने कहा तुम कुछ काम धंधा करो, पहले तो जिंदा रहो, नहीं तो मारे जाओगे। और सच बता रहा हूँ, 1 महीना और रहता शायद मैं मर जाता। फिर मैंने गुड़गांव में एक नौकरी पकड़ी वापस। तो मैंने 1 महीना खूब दिल लगा के नौकरी करी, लेकिन फिर अंदर से वही कि यार मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं नौकरी करने के लिए बना ही नहीं हूँ। मैं जोक लिखता रहता था ऑफिस में बैठ के भी। मेरा बॉस पूछता था क्या कर रहा है, मैंने कहा जोक लिख रहा हूँ मैं। तो खैर मेरी लाइफ का मुझे पहला शो मिला। एक कुंदन सर थे, तो कुंदन सर, सोम भाई को उन्होंने शूटिंग के लिए बुलाया, वो स्पूफ बना रहे थे जोली LLB 2 का। तो सोम भाई ने मुझे कहा शूटिंग देखने चलेगा क्या, मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो मैं उनके साथ शूटिंग देखने नोएडा में चला गया। अब जो एक्टर सौरभ शुक्ला का रोल करने वाला था वो गायब हो गया, वो आया नहीं। तो मैंने कुंदन सर से कहा कि सर मैं कर लूँ सौरभ शुक्ला का रोल। बोले नहीं नहीं यार तुम्हारी एज कम है और तुम जमोगे भी नहीं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने एक रिस्क लिया कि मैं बाहर गया, बाहर नाई की दुकान पे आधा गंजा होके आया, और मेकअप रूम में जाके मेकअप लिया और उनके सामने पहुंच गया। तो उन्होंने मुझे देखा कि यार अब तुमने इतना वो कर लिया है, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा, भले ही तुम कितनी गंदी एक्टिंग करो। तो बस यही था, मेरे पास डेडिकेशन था, मेरे पास एक्टिंग स्किल नहीं थी कि मैं उन्हें एक्टिंग करके दिखाऊं। तो आपका डेडिकेशन कभी कभी आपको विनर बना देता है, तो डेडिकेट होना बहुत जरूरी है। और मैंने कहा यार ये तो बाल तो अपनी खेती है, गंजा हो जाऊंगा क्या है, लोग होते हैं ना, और बड़े महान एक्टर ऐसा ही करते हैं।
मैं तो खुद को महान एक्टर ही समझ रहा था, हालांकि वो बड़ा गंदा एक्टिंग थी मेरी, मतलब गंदी मतलब ठीक ठीक थी। तो पहली बार मुझे मेरी एक्टिंग के लिए 3,000 रुपए का चेक मिला, मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा कुंदन सर आप, और हाँ वो स्पूफ जैसे ही यूट्यूब पे डाला वो इतना वायरल हो गया कि अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी ने भी शेयर कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा यार कोई बात तो है, मतलब कि कहीं ना कहीं तो भगवान भेजना चाह रहा है। तो मैंने कुंदन सर से कहा कि सर मैं आपकी टीम में जुड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यार मैं एंटरटेनमेंट का क्रिएटिव काम कोई भी नहीं करता हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही बना लिया। तो मैंने कहा सर फिर भी प्लीज कुछ करिए। तो उन्होंने कहा यार मेरा बजट नहीं है, 20-21 हज़ार रुपये दे पाऊंगा। मैंने कहा मैं कर लूंगा। मैंने तुरंत नौकरी छोड़ी, मैंने नौकरी ऐसे ही छोड़ी, एक एक दिन में छोड़ दी, क्योंकि नौकरी का पता था कि यार अंदर से हो नहीं पा रही है। तो अगर आप भी छोड़ना चाहते हैं तो बस आपको पता होना चाहिए कि दूसरा क्या करना है आपको। मुझे पता था, और मुझे ये भी पता था कि भाई मैं सूखी रोटी खा लूंगा, थोड़े सस्ते घर में रह लूं, क्योंकि मेरी घर गाड़ी इन सब की इच्छा नहीं थी, मेरी आर्ट की इच्छा थी कि मैं लोगों को हंसा पाऊं। पैसे कम भी मिले लेकिन उसमें सुकून बड़ा मिलता है। तो आप कभी कभी सुकून आपका बड़ा होता है, वो पैसे जो पैसे से भी नहीं मिलता। खैर, तो कुंदन सर ने मुझे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी। तो धीरे धीरे कुंदन सर ने मुझे कहा कि तुम फिक्शन भी लिखो, बुक्स पढ़ो। मैंने कहा यार किताब, सर किताब पढ़नी होती तो वहां पढ़, बोलो वो वाली किताब है नहीं, कुछ और पढ़ो, उपन्यास पढ़ो, ये पढ़ो तो, और वीडियोस देखो और फिक्शन लिखो। तो मुझे पहली बार पता चला कि फिक्शन भी कोई चीज होती है। तो मैंने देखना शुरू करा। तो फिर मैंने एक दिन एक वीडियो लिखा कि इफ पॉलिटिशियन वर सेंटा, कि भाई अगर पॉलिटिशियन सेंटा होते तो क्या करते। तो उसमें मैंने योगी जी का कैरेक्टर करा, मोदी जी का कैरेक्टर करा, और अगेन योगी जी के कैरेक्टर के लिए मैं पूरा गंजा हुआ, बिल्कुल रियल में, कोई मेकअप नहीं। तो फिर से कुंदन सर ने मेरा डेडिकेशन देखा, बोले यार तू बड़ा डेडिकेट है, तू लाइफ में कुछ कर लेगा। तो कोई भी चीज कभी खाली नहीं जाती, वो गीता में भी लिखा है कि कोई भी आपका कर्म बिना फल दिए निष्क्रिय नहीं होता। वो बात सच लिखी है, तो ये भी सच थी। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे गंजे होने से मुझे क्या मिलेगा, और या इस वीडियो से क्या मिल जाएगा, वो ये सोच के नहीं करा था। खैर, जैसे ही मेरा योगी जी का कैरेक्टर वो आया, वीडियोस आई, और मतलब बवाल मच गया कि यार ये कौन बंदा है, ये जो कौन कर रहा है कैरेक्टर। उसके बाद दूसरे न्यूज चैनल ने मुझे बुलाया, मायावती, ममता बनर्जी, मनोज तिवारी, राहुल गांधी, मैंने बहुत सारे कैरेक्टर करे। और मेरा स्टैंड अप भी चलने लगा था धीरे धीरे, क्योंकि स्टैंड अप के भी वीडियो मेरे 1-2 आ चुके थे। मैंने ओपन माइक वगैरह करा था, तो एक दोस्त ने वहां से रिकॉर्ड करके वो डाल दिया था। पहला ही वीडियो 1 मिलियन चला गया मेरा, दूसरा 5.5 लाख, तीसरा 3-4 लाख। तो स्टैंड अप के भी शो मिल रहे हैं धीरे धीरे, और मेरा टीवी भी चल रहा पैरेलल। तो मुझे ये था कि यार अब तो गाड़ी पटरी पे आ चुकी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक विपदा तो मेरे लाइफ में आनी होती है, एक पूरी दुनिया पे ही आ गई कि लॉकडाउन लग गया बीच में। अब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगने के बाद आपको सबको पता है कि पहला लॉकडाउन तो सबने पिकनिक की तरह मनाया। मैं भी मेरे गांव चला गया, मुजफ्फरनगर, मम्मी पापा के पास, कि चलो टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। लेकिन एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट या स्टेज से बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। वो धीरे धीरे मुझे इरिटेशन होने लगी कि यार स्टैंड अप नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप वीडियो नॉर्मल कैसे डालोगे। तो खैर, मैंने देखते देखते दूसरे लॉकडाउन से पहले देखा कि यार एक नौकरी का इश्तिहार देखा मैंने फेसबुक पे कि एंकर की आवश्यकता है और 12,000 रुपये तनख्वाह है। तो मैं वहाँ उनके ऑफिस में पहुंचा, तो उनका नाम दीपक चौहान था। तो मैं नोएडा में पहुंचा, वो अकेले बैठे ऑफिस में। उन्होंने कहा सर आप क्या लेंगे। मैंने कहा यार ये कैसा आदमी मुझे नौकरी दे रहा है, मुझे सर कह रहा है। उन्होंने मुझे कुछ जूस वगैरह पिलाया। तो उन्होंने कहा आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो कह रहे आप तो आर्टिस्ट है ना, मैंने आपका वीडियो देखा है स्टैंड अप का। मैंने कहा अच्छा। बोले नहीं नहीं, आप आर्टिस्ट वाला काम करो। मैंने कहा भाई पैसे कहाँ से आएंगे। बोला मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और मैं आपका पेज ऐसा कर दूंगा, या आप वीडियोस देंगे, कंटेंट देंगे, तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैंने कहा भाई आप भरोसा कर रहे हो तो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने लॉकडाउन में थोड़े पॉलिटिकल सटायर के वीडियो बनाने शुरू करे, और वो करते करते कोई वीडियो 1 मिलियन, कोई 2 मिलियन, कोई 3 मिलियन, और ऐसे अच्छे जा रहे थे, और उससे कुछ पैसे भी आने लगे। तो मुझे पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया से पैसे भी आ रहे हैं। मुझे तो यही था कि टीवी करना है या लाइव शोज करने हैं। खैर, वो करते करते मुझे लगा यार इसमें बंद गया हूँ, कुछ नया क्या करें अभी। तो लॉकडाउन खुल चुका था, 2021 की बात है शायद, जनवरी की। मुंबई से फोन आया कि एक और शो बना रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी का, और ये वही टीम बना रही है, वही लोग बना रहे हैं जिन्होंने पहला लाफ्टर चैलेंज बनाया था। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार जिस शो का सपना 2005 में देखा था वो 21 या 22 में जाके पूरा होने वाला है। मैंने कहा शिद्दत से चाहो तो मिलता है यार। तो मैं पहुंचा वहां, तो उन लोगों ने मुझसे कहा, उनकी टीम ने, यार तुम तो फिनाले के बंदे हो, तुम्हारे पास देसी ह्यूमर है, अच्छा करते हो। मैं बड़ा खुश। लेकिन वो शो बनने तक, जब तक वो वहां पहुंचा फ्लोर पे और मेरा शूट पहुंचा, वो पता नहीं क्या हुआ, वो टीम को कुछ
मेरे अंदर वो लगने लगा कि नहीं यार इसको नहीं, वो मतलब उनको पता नहीं मेरे अंदर क्या लगने लगा, वो मेरी रिहर्सल नहीं देखते थे, कुछ नहीं देखते थे ये वो, और कहीं से मुझे पता चल गया किसी थर्ड पर्सन से कि ये तुम्हें पहले एपिसोड में बाहर निकालेंगे। अब सोचो, मैं एक बार फिर से अपनी नौकरी छोड़ के गया था अच्छी खासी, और आपको ये पता चल रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है और इसके बाद ये आपको शो से बाहर कर देंगे क्योंकि पहले राउंड में एलिमिनेट कर देंगे। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, अगर आप कंपटीशन करा रहे हैं तो कंपटीशन में हार या जीत होनी चाहिए, जो अच्छा करे वो आगे जाए, अगर मैं खराब करूंगा तो ऑब्वियस सी बाहर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, वो कभी कभी अपने मन का कर लेते हैं कि ये 1 एपिसोड, ये 2 एपिसोड, ये 3 एपिसोड। खैर वो उनकी पॉलिसी होगी, जो भी कुछ है वो। तो मैं परफॉर्म कर रहा था, और परफॉर्म करते करते क्या हुआ कि मैंने परफॉर्म कर रहा हूं, शेखर जी और अर्चना जी उन दोनों को मजा आ रहा है। अब वो खुश हो गए मेरे एक्ट पे, अचानक से पीछे से आवाज आई कट। तो मुझे लगा शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, तो पीछे से मुझे किसी ने कहा कि आपको पीछे बुलाया है। मैं गया पीछे, तो वहां जो उनका नाम तो क्या ही लूं मैं, जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। गालियां इन द सेंस बुरा भला कहने लगे, तू ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, तू 500 शो कर लेगा, तेरा कुछ नहीं होगा, ये वो। 1-1.5 मिनट तक तो मैं सुनता रहा। तो फिर मैंने पूछा कि सर मेरे से गलती क्या हुई, मैंने कुछ गलत बोल दिया? बोला नहीं नहीं, तू एक्ट लंबा कर रहा है। अब ये बात सुन के मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा सर मेरे से पहले हर आदमी आधा घंटा करके गया है, और इतना मुझे भी पता है, मैं भी स्टेज करता हूं कि 6 मिनट से ऊपर अगर मेरा 1 भी सेकंड हुआ, आप मुझे बाहर कर दो शो से, कोई दिक्कत नहीं। आपको बाहर करना है आप कर दो, बहाने मत बनाओ। आपको भी पता है, और आपके हाथ में तो एडिटिंग है, अगर मैंने लंबा भी कर दिया आप काट के छोटा कर दो। कह रहे तू फालतू मत बोल, मैं तुझे टीवी पे दिखने नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप बड़े आदमी हैं, आप शो चला रहे हैं, मैं तो एक आर्टिस्ट हूं, लेकिन आर्टिस्ट के साथ ये नहीं करना चाहिए। आपने मुझे बुलाया है, 3-4 महीने से यहाँ खिचड़ी पकड़ी है, और अब आप मुझे इस तरीके से निकाल रहे हो। आप अगर कुश्ती का फैसला तब हो ना जब 2 पहलवान लड़े, आप बिना लड़े आपने डिसाइड कर लिया, तो उसका मतलब ये तो आपकी ईगो है। तो खैर कभी कभी ईगो हर्ट हो जाती है लोगों की, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मुझे जो बात कहनी थी मैंने कही, और मुझे डर भी था क्योंकि मेरे इन्होंने मम्मी पापा की बाइट ले ली थी गांव में कि आपका बेटा फला टीवी पे दिखेगा, ये वो। मम्मी पापा भी खुश, मेरी वाइफ की बाइट ले ली, पूरे गांव में चक्कर काट दिया। तो मैंने कहा यार हवा तो इतनी बना दी, अब यहाँ के हवा निकाल दी, ये क्या बेइज्जती कर रहे हो आप। तो खैर कोई बात नहीं, मुझे निकल गया। अब उस शो से फिर वही वाली बात की एक बार की, यार औकात वाली बात, कि अब तक मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं बहुत कुछ सीख चुका था, या मैं बहुत मैच्योर हो गया, या मैं सब कुछ मुझे ही पता था। लेकिन ये था कि यार मेरे में कोई बात तो जरूर है जो मैं यहां तक आया हूं, और अगर मेरे में कुछ है तो मैं कपिल शर्मा शो ज्वाइन करके रहूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो वाकई मेरे में कुछ नहीं, मैं चला जाऊंगा, जो भी मेरे साथ होगा वो देखा जाएगा। तो मैं उस दिन से ही लग गया कि यार मुझे कुछ करना है। अब मैं पहुंचा, अब कपिल शर्मा सर के टीम के पास, तो अनुकल्प गोस्वामी जी हैं, बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा सर मैं आपसे मिलने का टाइम लिया था, और मैं भी उनको ऐसा नहीं कि 1-2 साल से फॉलो कर रहा था। तो मैंने अनुकल्प सर से कहा कि सर मैं स्टैंड अप करता हूँ, ये वो। तो उन्हें लगा मैं कह रहा हूँ कि मैं स्टैंड अप लिखता हूँ। उन्होंने कहा कि चलो लिख के दिखाओ कुछ सैंपल। अब मैंने सैंपल लिखा, 1-2 दिन लिए, और वो भगवान की कृपा से, जैसे भी कहिए आप, वो अच्छा लिखा गया, उनको पसंद आ गया। अब उनको पसंद आ गया, उन्होंने कहा वेलकम टू द टीम, और तू मंडे से ज्वाइन कर ले, और तू अब टीम में है, तूने अच्छा लिखा है बहुत। तो मैंने पिछला सीजन लिखा, और बहुत उन्होंने सबने तारीफ करी, और थैंक यू अनुकल्प सर और पूरी टीम, पूरा सपोर्ट करा उन्होंने, जितने भी सारे लोग हैं, दर्पण संवाद या अभिषेक सर या दिग्विजय सर, अनुगम सर, सबने बहुत सपोर्ट करा, बहुत प्यारी टीम है। और फर्स्ट टाइम जब मैंने कपिल सर से मिला, तो उनकी खुद की फिल्म का प्रमोशन था उस दिन शूट पे। तो मैंने सर से कहा, अनुकल्प सर से, कि सर क्या मैं शूट पे जा सकता हूँ देखने? बोले हाँ हाँ भाई, तू टीम का हिस्सा है, तू चल। मैंने कहा सर आज तो कपिल सर की फिल्म आ रही। वहां गए और मैंने कपिल सर को सामने देखा। मैंने कहा भाई बस मेरा हो चुका, जो मुझे करना था और जहां पहुंचना था मैं पहुंच चुका। तो मैंने सर से कहा कि सर मिलवा तो दो एक बार। तो मैंने मिलवाया, तो अब मुझे नहीं पता था कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैं गया, मैंने पैर छुए, मैंने कहा सर, मैंने कहा क्या बताऊं? बोले और भाई कैसे हैं आप? मतलब वो ऐसे मिले कि वो पता नहीं मुझे जानते हो या क्या, बहुत अच्छे से मिले कपिल सर कि और भाई सब ठीक है? मैंने कहा सब बढ़िया, और सब सही चल रहा? मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा कांग्रेचुलेशन आपकी फिल्म के लिए। फिर उनकी फिल्म का प्रीमियर भी हुआ, हम वहां गए, और रेगुलर ये बनता रहा। तो दोस्तों कपिल शर्मा शो का जो नया सीजन आ रहा है इस बार, वो आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, जिसका मैं हिस्सा हूं, और उसके लिए मेरी टीम का थैंक यू, उन्होंने मुझ पर एक बार भरोसा किया। लेकिन इसके पीछे का मैं आपको एक जादू बताना चाहता हूँ कि 2005 में मैंने पहली बार स्टैंड अप देखा था, और अभी 2023 चल रहा है। 17 जनवरी 2023 को मैं पहुंचा मुंबई। जाती मुझे एक छोटी सी फिल्म मिल गई, 1-2 टीवी शूट मिल गए, और मैं लगभग 23 या 24 जनवरी को अनुकल्प सर से मिला, जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं।
और 27 जनवरी को मैं कपिल के शो में फाइनल था कि आप ये शो लिख रहे हैं साथ में। अब सोचिए, मुझे 10 दिन में घुसने गया मैं वहां पे कपिल के शो में, लेकिन इस 10 दिन के पीछे मेरा 16-17 साल का संघर्ष या 16-17 साल का इंतजार था। ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन में पहुंचा और मैं उनसे मिला और उन्होंने फाइनल कर दिया। उससे पहले सीखा, भले ही मैं दिल्ली में था, मैं मुंबई में नहीं था, लेकिन मैं सीख रहा था, मैं प्रोसेस में था कि यार इससे सीख लूं, उससे सीख लूं। तो आप निरंतर सीखते रहिए। और अगर आप भी कुछ सपना देखना चाहते हैं तो आप सपना देखिए, बहुत बड़ा देखिए, बहुत बड़ा। छोटा देखेंगे छोटा मिलेगा, जितना बड़ा देखेंगे लेकिन उसके लिए बड़ा सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी ज्यादा है। आपको पागल भी होना पड़ेगा। आपको डिप्रेशन, पागलपन और जुनून के बीच में बहुत बारीक धागा है। तो मैं इतना जुनूनी था, मेरी वाइफ कहती थी तुम किसी दिन पागल हो जाओगे, तुम्हारे दिमाग की नस फटेगी। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, मैं 3 बजे उठ के जोक लिखता था। और आपके सपने के आगे पूरी दुनिया खड़ी है। पहले तो आपके माँ बाप, फिर समाज, लेकिन आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि एक आर्टिस्ट की लड़ाई या जो भी जीवन में कुछ अचीव करना चाहता है, वो एक टाइम तक दुनिया के लिए लड़ाई होती है। लेकिन सच बात क्या है, वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लड़ रहा होता, वो खुद की नजरों में साबित होने के लिए लड़ रहा होता है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि सफलता क्या है या संघर्ष क्या है? एक युद्ध अपने विरुद्ध। वो जो युद्ध है ना आपका, वो आपके अपने साथ है। अपनी, मुझे किसी को नहीं दिखाना, किसी रिश्तेदार को, किसी पड़ोसी को कि भाई मैं क्या हूं, मैं कितना। मुझे खुद की नजरों में जो वादा था मुझसे, या मैं बचपन में सोचा करता था कि यार मुझे ये बनना है, ये करना है। तो अगर आपको भी करना है, अभी देर नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो करा है। जैसे मेरी वाइफ ने मुझे कहा था, मैंने कहा यार शादी हो चुकी है, अब तो बच्चे हो चुके हैं, अब तो जीवन खत्म है। उसने कहा कभी देर नहीं होती, शुरुआत करने के लिए कभी भी लेट नहीं होता, आप जब चाहे शुरू कर सकते हैं। और आज इंटरनेट का जमाना है, अगर आप में दम है तो आप करिए, मेहनत करिए। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मुझे यहाँ बुलाने के लिए जोश टॉक की पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। और आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो बस आगे बढ़िए और जोश टॉक को फॉलो करिए और मोटिवेट रहिए। आपको जीवन में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।